आज हमारे पास कुछ ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज और वृत्तांत हैं जो इतिहास की उन परतों को खोलते हैं जो अक्सर आम किताबों से गायब रहती हैं। बिल्कुल। राजाओं और उनके युद्धों की बातें तो सब करते हैं, लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का मकसद महज तारीखें या नाम रटना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सदियों पहले सत्ता वास्तव में कैसे काम करती थी। हाँ, और उस समय की कूटनीति के पीछे क्या असली कारण थे? बिल्कुल। और सबसे अहम बात, उस चकाचौंध के बीच एक आम इंसान की जिंदगी कैसी थी। अगर हम इन पुराने दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें तो हमें सतह के नीचे की एक बिल्कुल अलग ही दुनिया दिखाई देती है। हम इतिहास को अक्सर विजेताओं और उनकी भव्यता के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इन ऐतिहासिक प्रशस्तियों और प्राचीन वृत्तांतों में जो बारीकियां छुपी हैं, वो हमें बताती हैं कि कैसे राजनीतिक जोड़तोड़ काम करती थी। और कैसे राजधानी में बैठे एक शासक के फैसले का सीधा असर सुदूर गांव के किसी साधारण किसान पर पड़ता था। मैं यही सोच रही थी कि ये विरोधाभास कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इतिहास की किताबों में अक्सर महलों की शानो शौकत का बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है, लेकिन हम इस पे बात नहीं करते कि जब कोई विशाल सेना कूच करती थी तो उसके रास्ते में आने वाले गांव में कैसी तबाही मचती थी। या फिर अगर किसी गरीब मछुआरे का सामना महल के पुलिस वालों से हो जाए तो क्या उसे न्याय मिलता था या उसे प्रताड़ित किया जाता था? सच कहूं तो आज हम इतिहास के इन्हीं अनदेखे पन्नों को पलटने वाले हैं और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक से, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। उनके बारे में हमारी जानकारी का एक बहुत बड़ा स्रोत एक प्रशस्ति है। प्रशस्ति? हाँ, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया लेख। आसान भाषा में कहें तो ये उस जमाने का राजा का अपना जनसंपर्क अभियान था। एक तरह का पीआर स्टंट। बिल्कुल। इसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने संस्कृत में लिखा था और ये आज के प्रयागराज में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। मैंने जब इसे पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का जो शारीरिक वर्णन है वो आज के नजरिए से थोड़ा अजीब लगता है। कवि हरिशेन लिखते हैं कि समुद्रगुप्त का शरीर युद्ध के मैदान में कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, तलवारों और लोहे की गदाओं से लगे सैकड़ों घावों के दागों से भरा हुआ था। और दिलचस्प बात यह है कि इन दागों को कुरूप या डरावना नहीं बताया गया। हाँ, उन्हें शरीर को अत्यंत सुंदर बनाने वाला बताया गया है। ये सीधे तौर पर उस समय के योद्धाओं की मानसिकता को दर्शाता है। एक राजा के लिए उसके युद्ध के घाव ही उसके सबसे बड़े मेडल माने जाते थे। मतलब वो ये दिखाना चाहता था कि वो सिर्फ महल में बैठकर आदेश देने वाला शासक नहीं है। सही बात है, वो खुद मैदान जंग में खून बहाने वाला लीडर है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी देखने को मिलता है। एक तरफ तो वो सैकड़ों हथियारों के घाव वाला खूंखार योद्धा है और दूसरी तरफ समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों पर उन्हें शांति से वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी ताकत के साथ साथ संगीत और कला का भी प्रदर्शन। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, उनकी असली ताकत सिर्फ उनकी तलवार या उनकी वीणा में नहीं थी। बिल्कुल नहीं। उनकी असली ताकत उनकी बहुत ही सधी हुई कूटनीति में थी। हरिशेन ने उनकी विदेश नीति का जो खाका खींचा है वो बहुत कुछ कहता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम समुद्रगुप्त की उन रणनीतियों को एक नक्शे पर उकेरें तो हमें उनकी कूटनीति के 4 अलग-अलग स्तर दिखाई देते हैं। 4 स्तर? हाँ, चलिए इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है आर्यावर्त का क्षेत्र। इसे हम नक्शे पर हरे रंग से दर्शा सकते हैं। यहाँ के 9 शासकों को समुद्रगुप्त ने पूरी तरह से हरा दिया और उनके राज्यों को सीधे तौर पर अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो ये उनका डायरेक्ट कंट्रोल वाला एरिया था। जो राज्य उनके केंद्र के सबसे करीब थे, उन्होंने सीधे अपने शासन के अधीन कर लिया। ठीक कहा। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, जिसे हम दक्षिणा पथ कह सकते हैं। नक्शे पर इसे हम लाल बिंदुओं से दिखा सकते हैं। ये दक्षिण के इलाके थे ना? हाँ, ये सुदूर दक्षिण के इलाके थे। यहाँ 12 अलग अलग शासक थे। समुद्रगुप्त ने इन सबको युद्ध में हराया। इन्होंने समर्पण भी किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो कूटनीति का एक मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने क्या किया? समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से अपने अपने राज्यों पर शासन करने की अनुमति दे दी। ये कदम कागज पर तो बहुत चतुर लगता है, लेकिन क्या ये एक तरह का जोखिम नहीं था? इतनी मेहनत और संसाधनों को खर्च करके युद्ध जीतने के बाद उन्हीं हारे हुए राजाओं को उनकी सत्ता वापस लौटा देना। अगर आज के नजरिए से देखें तो ये जोखिम भरा लग सकता है, लेकिन उस जमाने की भौगोलिक सच्चाई को समझना जरूरी है। उत्तर भारत में बैठकर सुदूर दक्षिण के राज्यों पर सीधा नियंत्रण रखना लगभग असंभव था।
संचार और यातायात के साधन ऐसे नहीं थे कि आप रातों रात अपनी सेना भेज सकें। हाँ, ये बात तो है। इसलिए उन राजाओं को हटाकर किसी नए व्यक्ति को वहां बिठाने से बेहतर था कि उन्हीं पुराने शासकों को अपना सामंत या अधीन मानकर छोड़ दिया जाए। इससे नियमित टैक्स मिलता रहता था और स्थानीय स्तर पर विद्रोह का खतरा भी कम हो जाता था। ये तो बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है, एक तरह से अपनी ताकत का एहसास कराकर उन्हें अपना वफादार बना लेना। बिल्कुल। और इसके बाद जो तीसरा स्तर था, वो शायद एक बफर जोन की तरह काम करता था। हाँ, इसे हम आंतरिक घेरा कह सकते हैं, जो बैंगनी रंग से दर्शाया जा सकता है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल जैसे राज्य शामिल थे। ये सीधे नियंत्रण में नहीं थे। नहीं, लेकिन ये शासक समुद्रगुप्त के लिए भारी उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और दरबार में हाजिरी लगाते थे। ये केंद्र को किसी भी बाहरी हमले से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह था। और चौथा स्तर सबसे बाहरी राज्यों का था, जो नीले रंग में है। इसमें कुषाण और शक वंश के शासक थे, और यहाँ तक कि श्रीलंका के शासक भी। इन्होंने अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त से किया। बिल्कुल। यानी सत्ता को बनाए रखने के लिए सिर्फ युद्ध ही नहीं, बल्कि वैवाहिक गठजोड़ भी एक बहुत बड़ा हथियार था। सही कहा आपने। अब चूंकि यहाँ शकों का जिक्र आया है, तो एक और बहुत ही रोचक तथ्य है। हम आज भी जिस विक्रम संवत का इस्तेमाल करते हैं, उसकी शुरुआत 58 ईसा पूर्व में हुई थी। माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी जीत के प्रतीक के रूप में शुरू किया था। वंशावलियों का महत्व इस दौर में बहुत ज्यादा था। शासक भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे, लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। सत्ता के पुराने केंद्र ढहते हैं और नए केंद्र उभर कर सामने आते हैं। और ऐसा ही एक नया केंद्र बना आज से लगभग 1400 साल पहले। हम बात कर रहे हैं हर्षवर्धन की। उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वो बाण भट्ट द्वारा संस्कृत में लिखी गई उनकी जीवनी हर्षचरित से आती है। चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग ने भी उनके दरबार का बहुत बारीकी से वर्णन किया है। हर्षवर्धन की कहानी में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो ये है कि उनका राजा बनना कोई सीधी प्रक्रिया नहीं थी। हाँ, वो सिंहासन के पहले दावेदार नहीं थे। ये उस समय की अस्थिर राजनीति का एक उदाहरण है। हर्ष थानेसर के राजा के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, लेकिन उनके पिता और बड़े भाई की असमय मृत्यु हो गई। ऐसे में मजबूरन उन्हें गद्दी संभालनी पड़ी। मतलब उन्हें सत्ता विरासत में आसानी से नहीं मिली, बल्कि पारिवारिक त्रासदियों के कारण मिली। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके बहनोई की बंगाल के शासक ने हत्या कर दी। इस घटना ने हर्ष को आक्रामक होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कन्नौज को अपने अधीन किया और फिर बंगाल के शासक के खिलाफ एक बड़ा अभियान छेड़ दिया। तो एक हत्या ने रातों रात नक्शा बदल दिया। बिल्कुल। उस समय साम्राज्यों की सीमाएं कोई पत्थरों पर खींची गई लकीरें नहीं थीं। लेकिन हर्ष का ये विजय रथ हमेशा के लिए नहीं चल पाया। जब उन्होंने नर्मदा नदी पार करके दक्कन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। और वहां हर्ष को एक करारी हार का सामना करना पड़ा। इस हार पर पुलकेशिन के दरबारी कवि रवि कीर्ति की एक बहुत ही व्यंग्यात्मक पंक्ति है। वो लिखते हैं कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। संस्कृत में हर्ष का अर्थ होता है आनंद। यानी इस हार ने उनका सारा आनंद छीन लिया। ये हार सिर्फ एक व्यक्तिगत झटका नहीं थी, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच शक्ति संतुलन का संकेत थी। अगर हम दक्षिण भारत की बात करें, तो उस समय पल्लव और चालुक्य वहां के दो सबसे बड़े राजवंश थे। पल्लवों का अधिकार क्षेत्र कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, और चालुक्यों का साम्राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच था। उनकी राजधानी थी ऐहोल। ऐहोल महज एक राजनीतिक राजधानी नहीं था, बल्कि वो एक प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र भी था। और यही वजह थी उनके बीच लगातार होने वाले युद्धों की। पल्लवों और चालुक्यों के बीच निरंतर सीमा विवाद चलते रहते थे। पुलकेशिन द्वितीय ने तो पल्लव राजा पर ऐसा आक्रमण किया कि उन्हें अपनी राजधानी कांचीपुरम की दीवारों के पीछे छुपकर जान बचानी पड़ी। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? चालुक्यों और पल्लवों की ये अंतहीन आपसी लड़ाई उनके लिए आत्मघाती साबित हुई। सत्ता हमेशा अस्थायी होती है। बिल्कुल। इस निरंतर युद्ध ने दोनों को इतना कमजोर कर दिया कि बाद में राष्ट्रकूट और चोल वंशों ने उन्हें सत्ता से पूरी तरह बेदखल कर दिया। राजाओं की इन रणनीतियों से अलग मेरे दिमाग में एक और चीज चल रही है। क्या? इतने विशाल साम्राज्यों का प्रशासन आखिर चलता कैसे था? शासकों ने समर्थन जुटाने के लिए कुछ नए शॉर्टकट अपनाने शुरू कर दिए थे। प्रशासन चलाने के लिए जो नीतियां अपनाई गई, उनमें सबसे बड़ी खामी पदों का आनुवांशिक हो जाना था। यानी योग्यता से ज्यादा इस बात को अहमियत मिलने लगी कि आपके पिता कौन थे।
जैसे कवि हरिशेन, वे सिर्फ एक कवि नहीं थे, वे अपने पिता की तरह मुख्य न्याय अधिकारी भी थे। और साथ ही महत्वपूर्ण मंत्री और युद्ध और शांति के मंत्री भी थे। जब एक ही व्यक्ति के पास इतनी ताकत आ जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है। स्थानीय स्तर पर भी प्रशासन शक्तिशाली लोगों के ही कब्जे में था। नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह और प्रथम कुलिक, इन्हीं का दबदबा चलता था। लेकिन सबसे अहम थी सामंत व्यवस्था। सामंत वो सेनानायक होते थे जिन्हें नकद वेतन नहीं मिलता था। सही कहा, राजा उन्हें जमीन दे देता था, सामंत वहां से टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से सेना और घोड़े तैयार रखते थे। ये तो एक दोधारी तलवार की तरह था। जब तक राजा ताकतवर है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही शासक दुर्बल होता था, ये सामंत स्वतंत्र राजा बनने की कोशिश करने लगते थे। बिल्कुल, दक्षिण में भी हमें ऐसी संस्थाएं मिलती हैं, जैसे सभा जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन थी, उर जो ग्राम सभा थी, और नगरम जो व्यापारियों का संगठन था। और इन सब पर धनी लोगों का ही नियंत्रण था। आम आदमी की आवाज इसमें कहीं नहीं थी। यही समाज का असली चेहरा था। महलों की इस राजनीति से निकलकर अगर हम आम आदमी की तरफ देखें तो सच्चाई काफी कड़वी नजर आती है। आम लोगों की स्थिति को समझने के लिए कालिदास के नाटक बहुत काम आते हैं। हाँ, उनकी रचनाओं में बहुत कुछ झलकता है। कालिदास के नाटकों में राजा और ब्राह्मण हमेशा संस्कृत बोलते हैं, लेकिन आम लोग और महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई देते हैं। और अभिज्ञान शाकुंतलम की वो मछुआरे वाली कहानी तो इस पूरे सिस्टम को बेनकाब कर देती है। एक गरीब मछुआरे को राजा की अंगूठी मिलती है, वो ईमानदारी से उसे लौटाने जाता है तो महल के पुलिस वाले उसे चोर समझ लेते हैं और गालियां देते हैं। और बाद में जब राजा उसे इनाम देते हैं तो वही पुलिस वाले उसमें हिस्सा मांगने लगते हैं। ये भ्रष्टाचार का एकदम प्राचीन रूप है। और समाज के सबसे निचले तबके की बात करें तो चीनी यात्री फाशियन का वृत्तांत बहुत ही विचलित करने वाला है। फाशियन ने अछूत माने जाने वाले लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया है। उन्हें शहर में प्रवेश करते समय लकड़ी पर चोट करके आवाज करनी पड़ती थी ताकि लोग उनसे दूर रहें। यह बहुत ही क्रूर सामाजिक सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और आम गांव वालों के लिए तो राजा की महानता ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। जब राजा की सेना कूच करती थी तो बाण भट्ट के अनुसार वो एक डरावना नजारा होता था। सेना सिर्फ हथियार लेकर नहीं चलती थी, बर्तन, जानवर, संगीतकार सब साथ चलते थे। और ये सेनाएं अपने पीछे विनाश छोड़ जाती थीं। हाथियों द्वारा झोंपड़ियां कुचली जाती थीं, किसानों के बैल डरकर भाग जाते थे। बाण भट्ट के शब्दों में पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। आम गांव वालों के लिए राजा का आना अक्सर किसी प्राकृतिक आपदा जैसा होता था। भारत के इस परिदृश्य से निकलकर अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्से की ओर चलें तो अरब में एक अलग ही बदलाव हो रहा था। अरब व्यापारी और नाविक जो बेदुइन कबीलों से थे, वो ऊंटों पर आश्रित थे और समुद्री व्यापार में अहम भूमिका निभाते थे। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। कुरान का एक अंश सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए समानता, धैर्य और अल्लाह के प्रति विश्वास पर जोर देता है। और अगले 100 सालों में ये धर्म उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत तक फैला। अरब सैनिकों ने 1300 साल पहले सिंध पर जीत हासिल की। विचारों और व्यापार का यह सफर दुनिया का नक्शा बदल रहा था। तो इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि इतिहास केवल महान राजाओं और उनकी प्रशस्तियों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये चतुर कूटनीति, महत्वाकांक्षी सामंतों, भ्रष्ट अधिकारियों और उस धूल के गुबार के बारे में भी है जिसे आम जनता को झेलना पड़ता था। श्रोताओं के लिए मैं एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। आज हमने जो भी जाना वो या तो राजाओं के वेतनभोगी दरबारियों ने लिखा था या विदेशी यात्रियों ने जो राजाओं के मेहमान थे। सही बात है। सोचिए, अगर आज से 1000 साल बाद हमारे वर्तमान समाज का इतिहास केवल सबसे अमीर लोगों के सोशल मीडिया और उनके निजी लेखकों के आधार पर लिखा जाए तो आम आदमी के जीवन की कौन सी कड़वी सच्चाइयां इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट जाएंगी? ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें इस पूरी चर्चा पर नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। तो आज की हमारी ये गहन चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और इतिहास के इन पन्नों में अपने सवाल ढूंढते रहिए।